दोस्तों नमस्कार। सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, वह भी तब जब आप अल्पमत में हो। और अल्पमत का मतलब है कि सरकार आप चला रहे हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, आपकी क्रीम मिनिस्ट्री जो है आप ही के पास है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप किसी दूसरे के समर्थन पर टिके हुए हैं। संसद खत्म हुई और अब सामने बजट है, और उस बजट में बहुत सारा पैसा क्या आंध्र प्रदेश को दे दिया जाएगा? राजनीतिक तौर पर यह ऐसा निर्णय होगा जो खुले तौर पर बतला दे कि सरकार चल रही है चंद्रबाबू नायडू के भरोसे। दरअसल बिहार की राजनीति में और वहां की शिराओं में सही मायने में सिर्फ राजनीति दौड़ती है। इसीलिए नीतीश कुमार हो या दिल्ली में बैठे हुए ललन सिंह हो, इनको राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी साथ बैठाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह तमाम बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों की परिस्थिति सिर्फ राजनीति नहीं है बल्कि पैसा है। पैसा नहीं बल्कि प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नहीं बल्कि कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उसी आश्रय अपने राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी इनके लिए बड़ी मायने रखती है। ध्यान दीजिए तो इस वक्त तेलंगाना टॉप पर है प्रति व्यक्ति आय में। चंद्रबाबू नायडू खुद को टेक्नोक्रेट मानते हैं, कॉरपोरेट के साथ उनका उठना बैठना है। इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ आने वाले वक्त में कौन से प्रोजेक्ट उनके अनुकूल होंगे और वह आंध्र में कैसे काम करेंगे, सभी पर एक साथ चंद्रबाबू नायडू की नजर है। और इस नजर को लेकर वह कल शाम या कहें देर शाम, जब दिल्ली में अंधेरा होने लगा था, बिजली टिमटिमाने लगी थी, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे। तो चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ चुके हैं, और आज और कल 36 घंटे के भीतर आधे दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के क्रीम मिनिस्टर जो हैं उनसे उनकी 1-to-1 मुलाकात होनी है। उस मुलाकात के साथ आंध्र प्रदेश का पूरा प्रोजेक्ट उनके सामने रखा जाएगा। जो जिस मंत्रालय को संभालता है उसे उस दिशा में काम करना होगा, और शायद इन्हीं सब परिस्थितियों के भीतर नायडू को कोई मुश्किल या फिर कोई बड़ा निर्णय लेने में प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई मुश्किल ना आए, तो उन्होंने फटाफट इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी भी बना डाली। और इतना ही नहीं, कल 9 पार्लियामेंट्री कमेटियां उन्होंने बनाई है, और खास तौर से जो आर्थिक मामलों पर देखेगी, निर्णय लेगी, उसकी बैठक भी शुरू इस दौर में इस 36 घंटे के भीतर हो जाएगी। इतना भी नहीं है, सवाल तो उसके आगे का है। चंद्रबाबू नायडू कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ पहुंचे हैं, या कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट पहुंच चुके थे, वह उसके बाद पहुंचे। इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्हें करानी है। जिस दौर में वो सत्ता में नहीं थे, जिस दौर में वो अलग थलग पड़े थे, उस दौर में जो भी प्रोजेक्ट अपने लोगों के वो चाहते थे, वो तमाम प्रोजेक्ट मोदी शाह के दरबार में अटक गए। उसमें से 6 प्रोजेक्ट बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े मायने रखते हैं, और उसके अलावे 3 प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों से जुड़े हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी है, जिसमें तेलंगाना भी है, और जिसमें महाराष्ट्र और तेलंगाना के अलावे सही मायने में उत्तर प्रदेश का भी एक प्रोजेक्ट है। इन तमाम प्रोजेक्टों पर जो काम कर रहे हैं उस पर सहमति चाहिए, मुहर चाहिए, ठप्पा लग जाना चाहिए। तो जरा सिलसिलेवार तरीके से परिस्थिति को समझिए कि क्यों सरकार चलाना और अब बरकरार रखना कितना महंगा है या कितना मुश्किल है। चंद्रबाबू नायडू इस दौर में दिल्ली पहुंचे, और उनकी मुलाकातों का सिलसिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर,
इन 4 लोगों के साथ मुलाकात इस दौर में हो चली है। कल मुलाकात जो होगी उसमें जेपी नड्डा हैं जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह हैं जो रक्षा मंत्री हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर। आखिर में मुलाकात इसलिए होगी क्योंकि तमाम जगहों से जो बातें और जिन प्रोजेक्ट्स पर फैसले होने हैं उसमें निर्मला सीतारमण से उसके बाद मुलाकात होगी। उस मुलाकात में आंध्र प्रदेश के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी मौजूद रहेंगे, कुछ बिजनेस पर्सन भी मौजूद रहेंगे। यानी ध्यान दीजिए, एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक सीईओ की मुलाकात देश के सबसे ताकतवर सीईओ के साथ होने वाली है। और इस दौर के भीतर में जो अलग अलग प्रोजेक्ट, जो 2 प्रोजेक्ट खास तौर पे मायने रखते हैं, उसमें एक पोलावरम प्रोजेक्ट है। यह दरअसल पीने के पानी की सुविधा आंध्र को मिल जाए, वहां पर सिंचाई की सुविधा मिल जाए, वहां पर पावर सेक्टर मजबूत हो जाए, और इसको 55,000 करोड़ में पूरा होना था। 70% काम जगन रेड्डी ने कर दिया, 15% काम बचा है, और उसके लिए 12 से 15,000 करोड़ रुपए के बीच तुरंत चाहिए। और यह तुरंत देने की स्थिति में भारत सरकार रहे और इसके लिए बजट में प्रावधान कर दिया जाए कि उस सिंचाई परियोजना को लेकर केंद्र सरकार भी कह रही है, लंबे वक्त से चला आ रहा है, 2019 में ही आकलन किया गया था कि इसको पूरा होना चाहिए, और अब 5 बरस और बीत गए तो अब इसे पूरा होना चाहिए। इस दिशा में बात आगे बढ़ रही है। इसके बाद मसला है कि अमरावती का प्रोजेक्ट दरअसल बहुत बड़ा है। यह तकरीबन 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, और सिलसिलेवार तरीके से यह पैसा आने वाले वक्त में दिल्ली से आता रहे, इसकी व्यवस्था चंद्रबाबू नायडू अभी ही चाहते हैं। वो चाहते हैं इसमें कोई रुकावट ना हो, क्योंकि वो अमरावती के भीतर राजभवन भी चाहते हैं, हाईकोर्ट भी चाहते हैं, सचिवालय भी चाहते हैं, विधानसभा भी चाहते हैं, वहां पर लैंड डेवलपमेंट का जो पूरा काम है उस दिशा को भी वो देख रहे हैं। यानी इस पूरी परिस्थिति के भीतर में तत्काल 15,000 करोड़ रुपए चाहिए, और उसके बाद 50,000 करोड़ रुपए सिलसिलेवार तरीके से किस्तों में आने चाहिए। और यह बहुत साफ तौर पर बताया जा रहा है कि दरअसल इन प्रोजेक्ट के आश्रय ही उनकी मौजूदगी होगी, क्योंकि उन्होंने जनता से वादा किया हुआ, और जो संकट जनता को लेकर जगन रेड्डी के दौर में उठता रहा उसको उन्होंने चुनावी मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया। और पोलावरम और अमरावती जो राजधानी बननी है, और पोलावरम जो सिंचाई परियोजना, यह तो उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। इसके अलावे जो शहरी विकास मंत्री, जिसमें खास तौर से मनोहर लाल खट्टर से जो मुलाकात, उसके बाद वहां पर जो अर्बनाइजेशन चाहिए, और इस दौर में मुलाकातों के सिलसिले में एग्रीकल्चर की फील्ड शिवराज सिंह चौहान के जरिए जो डिस्कस चाहिए, वह कई मायने में कहीं आगे की परिस्थिति को बतला रहा है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के भीतर क्या चाहते हैं। क्योंकि किसानों की खुदकुशी का मामला हो या किसानों की बदहाली का मामला हो, ये तमाम चीजें उनके अपने मैनिफेस्टो में थी। अगला सवाल यह है कि क्या वाकई इस वक्त 27 से 30,000 करोड़ रुपए तुरंत चाहिए, और 1 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ की किस्त किस किस साल कैसे कैसे आती चली जाएगी, इस दिशा में वह अपने आप को आगे बढ़ा चुके हैं। महत्वपूर्ण यह है कि लगभग 6 प्रोजेक्ट जिनका जिक्र बार बार हो रहा है कि जो आंध्र प्रदेश से जुड़े थे या आंध्र प्रदेश के बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्टों से जुड़े थे, उन प्रोजेक्ट पर रोक जब चंद्रबाबू नायडू सत्ता के करीब नहीं थे, सत्ता उनके भरोसे नहीं थी, उस वक्त से वो चीजें उलझी हुई थी। और इस देश के भीतर में तमाम प्रोजेक्ट जो पास होते हैं वो फ्री में तो होते नहीं हैं, उसमें आपको कमीशन देना पड़ता है। और महत्वपूर्ण यह है कि कमीशन पर भी ये तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट राजी हो गए थे। उसमें एक महाराष्ट्र के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वह भी राजी हो गए थे, और इस दौर में लगातार आवाजाही उनकी होती रही, और तय यही हुआ कि संसद खत्म होने के तुरंत बाद सभी दिल्ली पहुंच जाइए और एक के बाद एक तमाम मंत्रियों से अकेले अकेले मुलाकात करेंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण इसके आगे की है कि सत्ता बचानी है, निर्णय लेने हैं, तो आपको तुरंत पार्लियामेंट्री कमेटियों की दिशा में बढ़ना होगा जो निर्णय ले सके। इसीलिए कल एक झटके में 8 पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो गया। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ कमेटी है, और साथ ही इकोनॉमिक अफेयर की कमेटी है। और इन दोनों कमेटियों के भीतर टीडीपी और जेडीयू, ललन सिंह, और टीडीपी के राम मोहन नायडू, इनको भी रखा गया है। जो खास तौर से इकोनॉमिक अफेयर की कमेटी को निर्णय लेना है, उसमें ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, सड़क परिवहन मंत्री गडकरी हैं, पीयूष गोयल हैं कॉमर्स मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण है फाइनेंस मिनिस्टर, शिवराज सिंह चौहान है एग्रीकल्चर मिनिस्टर,
जयशंकर हैं विदेश मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, हैवी इंडस्ट्री के कुमार स्वामी हैं, पंचायत मंत्री ललन सिंह की भी मौजूदगी है। यानी इस तरीके से पूरी बिसात बिछाई गई है कि किसी भी हाल में एनडीए का कोई व्यक्ति नाराज ना हो जाए। और जिन कमेटियों में अकोमोडेशन है, पार्लियामेंट्री अफेयर है, पॉलिटिकल अफेयर है, सिक्योरिटी अफेयर है, जो अलग से स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कमेटी है, उन तमाम जगहों पर मौजूदगी, जो खास तौर से 5 पिलर इन्होंने बनाए हैं एनडीए के भीतर में, उन सभी को जगह दी गई है। उसमें ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के, कुमार स्वामी जेडीएस के, राम मोहन नायडू टीडीपी के, चिराग पासवान एलजेपी के और जीतन राम मांझी हम के। जीतन राम मांझी एक ही हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी एक सांसद का होना नहीं, बल्कि वो उस वोट बैंक पर नजर है जिस वोट बैंक के आसरे वो सियासत साध सकते हैं। यानी इस पूरी परिस्थिति के भीतर 2 बातें खास तौर से है। इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी की नजर इस देश की इकोनॉमी को लेकर है, कॉरपोरेट को साथ जोड़ने को लेकर है, जिन राज्यों की जो मांग है उन मांग को पूरा करने को लेकर पैसा चाहिए, कॉरपोरेट उसमें कितना योगदान दे सकता है, इस दिशा में निर्णय लेने की दिशा में ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। इसीलिए फटाफट इन चीजों का जिक्र लगातार हो रहा है। और इसमें और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस देश की इकोनॉमी, इस देश की पूंजी, वह कितनी मायने सरकार के लिए रखती होगी, यह सवाल अब दूर की गोटी है। क्योंकि अगर आपको एक आंकड़ा की जानकारी दे कि सरकार ने अपनी जीडीपी का ग्रोथ कितना किया, अपने बजट का ग्रोथ कितना किया, उससे हटकर जो कॉरपोरेट, जो उनके करीब के कॉरपोरेट हाउसेस हैं, उनके ग्रोथ को अगर आप देखिए 2019 से 2024 के बीच में, तो आप हैरत में आ जाएंगे। मसलन अंबानीज 2019 में लगभग $51.4 बिलियन यानी 4,29,000 करोड़ पर थे। इस दौर में वह $119 बिलियन यानी 4,29,000 करोड़ से बढ़कर ये 9,94,000 करोड़ हो गया। अडानीज 2019 में यह $15.7 बिलियन यानी 1,31,000 करोड़ पर थे। आज की तारीख में यह बढ़कर 8,77,000 करोड़ होगा, यानी 105 बिलियन डॉलर। इसके अलावा माना जाता है कि तीसरे नंबर पर अब सावित्री जिंदल हैं, $36 बिलियन, जो कि 2019 में सिर्फ $5.8 बिलियन थी। उसके बाद शिव नडार हैं जो इस वक्त $35 बिलियन, उस वक्त $14.4 बिलियन थे। अजीज प्रेमजी हैं जो इस वक्त $29 बिलियन, उस वक्त $7.2 बिलियन थे। महत्वपूर्ण उसके आगे अगर आप इस पूरे शेयर बाजार को भी समझिए तो शेयर बाजार में अब आपको बड़ी कंपनियां जो दिखाई देंगी, उसमें आंध्र प्रदेश का योगदान या दक्षिण भारत से जुड़ी उन कंपनियों का योगदान जिसके जरिए राजनीति को भी साधना है, इकोनॉमी को भी संभालना है और राजनीति और इकोनॉमी को मिलाकर एनडीए को बरकरार भी रखना है। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर आप असमानता मत खोजिएगा कि जनता के पास कितनी संपत्ति है, नहीं है, और इस दौर में 1% के पास कितनी संपत्ति मायने रखती है। शेयर बाजार 80,000 के अंक को पार कर गया। अब वो बड़ा सवाल यह है कि इस दौर में अगर आप मार्केट कैप भी देखें तो रिलायंस का ही मार्केट कैप देख लीजिए। 2019 में यह 10 लाख करोड़ का था, आज की तारीख में यह 21 लाख करोड़ पार कर गए। क्या भारत की इकोनॉमी, जीडीपी डबल हो गई? नहीं हुई, लेकिन कॉरपोरेट की हो गई और इनसे तमाम जो सटे हुए लोग थे उनकी बढ़ गई। आप यहां पर एक सवाल और कर सकते हैं कि सबका बढ़ रहा है? जी नहीं। एलआईसी कम हो गया, 6.29 लाख करोड़ हो गया। एसबीआई भी कुछ कम हुआ, 7.57 लाख करोड़ हुआ। एसबीआई का मतलब बैंकिंग प्रणाली में अगर आप आएंगे तो सरकार का नजरिया अब सीधे सीधे बैंकों के निजीकरण का है। इस दौर में सरकार मान रही है कि किताबें ठीक कर दी गई है, यानी उनकी बुक ठीक कर दी गई। एनपीए का जो बोझ था उस बोझ को हटा दिया गया किताब में से, उसके बदले रिटर्न ऑफ कर दिया गया, कर्ज की माफी कर दी गई, और उसके बाद जो कर्ज लेने के बाद जो वसूली हो रही है उसको मुनाफे के खाते में डाला जा रहा है, तो वो डिविडेंड के तौर पर सरकार के पास जा रहा है। यानी राजनीतिक तौर पर इकोनॉमी को अपने अनुकूल कैसे बना दिया जाए, यह खुला खेल इस दौर में राजनीतिक तौर की जरूरत हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री उस दिशा में बढ़ चुके हैं। और खुद अरविंद पनगड़िया कहते हैं कि देखिए, जब बैंकों की हालत बेहतरीन हो, यानी वो गुड हेल्थ में हो, मुनाफा दे रहे हो, तो उनकी वैल्यू सॉलिड हो, तो निजीकरण कर देना चाहिए।
अपने इंटरव्यू में साफ, ये 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं और इससे पहले ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। अब इस स्थिति के भीतर पहला नंबर तो आईडीबीआई बैंक का है। सरकार के पास लगभग 45% स्टेक है, एलआईसी के पास 49.25% स्टेक है। दोनों मिलाकर 60% स्टेक जो है सेल करना चाहते हैं। आप सोचिए कतार में कौन है। नंबर 1 पर प्रेम वत्स हैं, जो भारतीय हैं लेकिन कनाडा में रहते हैं, रईस आदमी हैं, सीएसबी बैंक ये चलाते हैं, उनके पीछे है। क्या उसको जाएगा? कोटक महिंद्रा वह भी लेने को तैयार है, एमिरेट्स, एनबीडी यह भी लेने को तैयार है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में दोबारा लौटिए उस राजनीति पर जहां पर सत्ता को बरकरार रखना भी है और चंद्रबाबू नायडू जब दिल्ली पहुंचे हैं तो उनको सहेजना भी है। और तमाम मंत्री जो एक कतार में इंतजार कर रहे हैं, जो आज की मुलाकात और कल की मुलाकात और कल शाम वो वापस उड़ जाएंगे। यानी 36 घंटे के भीतर देश के टॉप 6 मंत्री से मुलाकात होना, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होना, अपने करीबी इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ मिलना, अपने करीबी उन बिजनेस हाउसेस के मालिकों को लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मंत्रियों के साथ मुलाकात कराना और यह कहना कि किसी का प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। और इस परिस्थिति के भीतर में जो करीबी लोग हैं सत्ता के, मान लीजिए आपने अडानी का नाम लिया, अडानी के फिलहाल आंध्र प्रदेश में सिर्फ बंदरगाह है, जो कृष्णपट्टनम और गंगावरम है, उसका विस्तार करने की बात है। उसके विस्तार के बाद अडानी विशाखापट्टनम में सोलर प्राइवेट पार्क भी बनाने जा रहे हैं। 2000 मेगावाट का ये सोलर पार्क होगा। उसके बाद वो सीमेंट फैक्ट्री लगाने की दिशा में बढ़ेंगे। जो 2 नई सीमेंट फैक्ट्री अडानीज की लगनी है वो क्रप्पा और नडीकुड़ी में लगनी है। और इसके ठीक समानांतर देश के उन हिस्सों में जहां बीजेपी की सत्ता है, उसमें महाराष्ट्र है, उसमें उत्तर प्रदेश है। खास तौर से अभी तक यह माना जाता था कि जो भी प्रोजेक्ट आएंगे उसमें गुजरात का व्यक्ति होना चाहिए। अब सत्ता बचानी है तो उसमें गुजरात का व्यक्ति नहीं, बल्कि तमाम जगहों पर आपको आंध्र प्रदेश का व्यक्ति मिलना चाहिए। और गुजरात शब्द इस तरीके से सत्ताओं पर हावी था, इसको इस रूप में समझ सकते हैं, नीतीश कुमार की सत्ता और वहां पर जो पेपर लीक हुआ था, उस पेपर बीपीएससी का जो पेपर लीक था वो पूरा ठेका जो दिया गया था वो गुजरात की एक कंपनी को दिया गया था। उसी कंपनी ने नाम बदल लिया और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में घुस गई। जो सिपाही पेपर लीक हुआ उसमें भी उसी गुजरात वाली कंपनी का नाम, यानी गुजरात। और उसके बाद भी वो पेपर लीक के बाद उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट हुआ, जारी हुआ, नोटिस दिया गया, वो भाई साहब अमेरिका भाग गए और कंपनी का नाम बदल लिया। गुजरात शब्द और गुजरात के बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्टों का योगदान बीजेपी के भीतर कितना ज्यादा है, वो डर की वजह से है या सत्ता की ताकत की वजह से है। इन दोनों परिस्थितियों के भीतर नई परिस्थिति पहली बार आंध्र प्रदेश से निकल कर आई है। और प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं है, इन बातों को नहीं जानते हैं। वो जानते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू यही 2 उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। दोनों ने हाथ खींचे तो सरकार डगमगाई और उसमें से किसी एक ने खींचे तो आप पहुंच गए मार्जिन पर। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की राजनीति उस राजनीति की दिशा में बढ़ रही है जिस राजनीति को सालने के लिए उन्हें सिर्फ राजनीतिक तौर पर बयान देने हैं, कुछ पैसा देना है। बिहार से कोई कॉरपोरेट निकल कर आए, बिहार में किसी कॉरपोरेट की जरूरत हो, बिहार में कोई इंडस्ट्री आ जाए, इंडस्ट्री लगाने के लिए राजनीतिक सौदेबाजी पर नीतीश कुमार उतर जाएं, ऐसा होने वाला है नहीं। वो तो जल्दी चुनाव चाहते हैं, अपने विधायकों की संख्या चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद पर ठसक के साथ बने रहें ये चाहते हैं, राजनीतिक तौर पर ताकत मजबूत हो जाए ये चाहते हैं। यानी परसेप्शन का फर्क नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बीच इतना बड़ा है कि दोनों परिस्थितियों को साधना दिल्ली की सत्ता की अब मजबूरी है। राजनीतिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड को साधिए और पैसे के आधार पर, पैकेज के आधार पर, प्रोजेक्ट के आधार पर उनके कॉरपोरेट्स के साथ खड़े होकर उनके अनुकूल परिस्थितियों को बनाकर जिसकी रकम लाखों करोड़ में है उनके साथ आपको खड़े होना पड़ेगा। तो क्या सत्ता बचाने की यह परिस्थिति एक मुश्किल घड़ी में मौजूदा सरकार के साथ खड़ी है? यहां पर 3 सबसे बड़े सवाल हैं। क्या सरकार के पास कोई कारू का खजाना है या वाकई आरबीआई क्या सिर्फ नोट छापती चली जाती है और उससे इन्फ्लेशन पर असर इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वह नोट एक झटके में
चंद इंडस्ट्रियलिस्टों के हाथ में चले जाते हैं और उसको वो उस इकोनॉमी के बीच नहीं लाते हैं, बल्कि उनके जरिए जो काम करते हैं उससे कहीं ना कहीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कहीं कुछ रोजगार पैदा हो जाता है। क्या ऐसी थ्योरी है? लेकिन इस थ्योरी के समानांतर जब आप ध्यान दीजिए तो राज्यों पर होने वाला कर्ज लगातार बढ़ते चला जा रहा है और आंध्र प्रदेश का कर्ज तो आसमान छू रहा है। जो सबसे ज्यादा है इस देश के भीतर में, उन्हें उस कर्ज पर भी रियायत चाहिए। यानी सरकार बचाने की दिल्ली की जो पूरी कवायद है, किसी एक राज्य की समूची जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अगर वो नतमस्तक है, उसकी क्रीम कैबिनेट इंतजार में खड़ी हुई है, हर कोई हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर स्वागत की तैयारी में है, तो राजनीतिक मुश्किल नहीं बल्कि इस देश की इकोनॉमी के साथ जो खिलवाड़ है, इस देश की इकोनॉमी के साथ जुड़े आम लोगों की जिंदगी और उनकी त्रासदी को लेकर जो सवाल है, वो तमाम चीज एक झटके में बेमानी हो जाएंगे। और शायद यही वो वजह है कि इस बार का बजट प्राइवेटाइजेशन, चाहे बैंकों का हो, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर पीएसयूज का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों का पैसा झोंकने की सवाल हो, चाहे इस देश के भीतर में जो भी मंत्रालय के भीतर से जो मोनेटाइजेशन की रिपोर्ट निकल कर आई, उसमें भी 3 लाख करोड़ रुपया मंत्रालयों के भीतर की स्ट्रेक देने की बात है प्राइवेट सेक्टर को कि आप कमाकर हमको देइए। थ्योरी तमाम फिलॉसफी के साथ एक ही निकलती है। क्या सरकार ने सरकार बचाने के लिए सरकार को ही उन हाथों में गिरवी रख दिया जो अपने मुनाफे, अपने फायदे और अपने फायदे की इकोनॉमी के तहत इस देश को चलाएंगे? राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति इससे पहले कभी आई नहीं थी, लेकिन अब हमारी और आपकी आंखों के सामने खड़ी हुई है। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस दौर में जो बड़े बड़े समझौते होने वाले हैं, उसमें जिन कमेटियों को बनाया गया है, उसमें इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ कमेटी, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कमेटी जो कैबिनेट कमेटी अफेयर्स के नाम पर है, ये तमाम परिस्थितियां झटके में बजट से ऐन पहले तय करने वाली है कि किस तरीके से सरकार पुख्ता तरीके से चलती रहे। और बजट में इसके प्रावधान आपको नजर आएंगे जो 24 तारीख को रखा जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू का विमान दिल्ली में उतर गया है। जब तक वो वापस उड़ान ना भरे विजयवाड़ा के लिए, तब तक सांसें दिल्ली की ऊपर नीचे है और सरकारी खजाना, जिसमें आप टैक्स पेयर का पैसा कह सकते हैं, वह खजाना खुला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।